नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी, देश की बात अखबारों के साथ। आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर लगी हुई है सारे अखबारों में, वो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ की खबर है, जिन्होंने ये कहा कि हम 3 मोर्चों पर, मतलब एक मोर्चे पर 3 देशों से लड़ रहे थे, जिसमें पाकिस्तान फ्रंट पर था, उसके पीछे चाइना और साथ में तुर्की। और साथ में ये जानकारी भी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन लगाई है, चाइना गिव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, टॉप आर्मी ऑफिसर। पाक चाइना टर्की वेयर इंडियाज 3 एडवर्सरीज, सेज लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। तो ये, और जो बीजिंग ट्रीटेड फाइटिंग एज लाइव लैब टू टेस्ट वीपन्स गिवन टू पाक, ये भी एक, ये इसी तरह की हेडलाइंस लगभग हर अखबार ने लगाई हैं। लगभग हर अखबार ने यही बात कही है। और अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो दैनिक भास्कर ने जो हेडलाइन लगाई है, वो हेडलाइन है, पाक को भारत की सैन्य तैयारियों का लाइव डेटा पहुंचा रहा था चीन। और चीन ने भारत व पाक संघर्ष को हथियारों का लाइव लैब बनाया। पाकिस्तान की ओर से कुछ विदेशी लड़ाके भी संघर्ष में शामिल हुए थे, जो तुर्की के ड्रोन संचालित कर रहे थे। दरअसल ये जो जानकारी भास्कर ने दी है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, और ये हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के हवाले से ही दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि देश की रणनीतिक योजना और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान और पीओके में किए गए हमलों की योजना ठोस डेटा के आधार पर बनाई गई थी। भारत ने 21 संभावित टारगेट चिन्हित किए, इनमें से 9 को अंतिम समय में कार्रवाई के लिए चुना गया। लेकिन ये जो बात एक और कही गई कि जैसे इन्होंने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने की जरूरत। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की एयर डिफेंस प्रणाली की अहमियत को उजागर किया है। पाक को चीन से हमारी सेना को गतिविधियों की लाइव जानकारी मिल रही थी। ऐसे में भारत को मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो दुश्मन की निगरानी व हमलों को रोक सके। सेना ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये जो बात लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कही है, उससे 2 चीजें बहुत साफ निकल करके आती हैं। पहली बात कि हमारी सेना को पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में कोई लाइव जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और दूसरी बात ये निकल के आई कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आधुनिक नहीं है। इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि उसे मजबूत और आधुनिक की जरूरत है। तो 2 बातें ये, और भविष्य में ऐसे ऑपरेशनों में एयर डिफेंस की भूमिका और अहम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अलग से बात कही गई है वो ये है कि तुर्की ने ड्रोन और लड़ाके भेजे वाली बात उन्होंने कही कि भाई, जो संघर्ष के दौरान पाक ने कई ड्रोन इस्तेमाल किए जो तुर्की से आए थे। कुछ प्रशिक्षित विदेशी लड़ाके भी पाक की ओर से शामिल हुए, जो इन ड्रोन को संचालित कर रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो दूसरी जगहों पर नहीं है, या कल हमारे पास नहीं थी। अखबार ने छापा है। और ये चिंताजनक बात है कि अगर तुर्की के लोग वहां पर आकर के ड्रोन का संचालन कर रहे थे, तो ये वाकई एक चिंताजनक बात है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस बारे में ये भी पता लगाने की जरूरत है, क्या चीनी सेना, चीनी एयरफोर्स का भी इसी तरह का सहयोग था या नहीं था। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये खबर हर जगह है और इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ढेर सारी बातें भारत सरकार तो बता नहीं रही है, प्रधानमंत्री बता नहीं रहे हैं, रक्षा मंत्री बता नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने बुलाने से मना कर दिया इस मसले पर। और जो बातें कही जा रही हैं वो रेटोरिक हैं, स्लोगनिंग ज्यादा है, उनमें जो कहा जाए झस कम है, या जो कहा जाता है कि भाई उनमें जो है तत्व तो नहीं है। वो ये कि घुस कर मार दिया, ये कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया, दुनिया भर की बातें इस तरह की होती। अब तो अलग वो भी बंद हो गई हैं। लेकिन जो इन 4-5 अफसरों ने कंटिन्यूअस थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर जो बातें कही हैं, उन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक मुकम्मल तस्वीर दिखाई देने लगती है।
और वो तस्वीर, जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार दिखाना चाहती है, उससे इतर है। ये एक खास वो बात है। तो चलिए, ये खबर हो गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर है जिसका जिक्र कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि मथुरा वाले इशू, मथुरा में जो शाही ईदगाह है और जो वहां मंदिर है, उसको लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका में ये कहा गया कि शाही ईदगाह को विवादित ढांचा कहा जाए। इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे विवादित ढांचा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये शाही ईदगाह में जो मस्जिद बनी है उस मस्जिद को लेकर के मामला नहीं है। ये मामला उस भूमि को प्राप्त करने, जमीन को लेकर के है, और मंदिर की पुनर्स्थापना और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग ये इसमें की गई है। तो इसलिए इससे आप विवादित ढांचा नहीं कह सकते। एक ये इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा एक और जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये जान करके, ये खबर सुन करके, कि बिहार में कांग्रेस जो है महिलाओं, यंग लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड देगी। और उसका जो शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अपने जिला अध्यक्षों से सैनिटरी पैड को बांटने की बात कही। जिला अध्यक्षों की बैठक में इसे दिखाया गया। राजेश राम का कहना था कि फिलहाल 5 लाख महिलाओं के बीच इसे बांटना है। इसे जिलों में भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष अपने स्तर से इसे बंटवाएं। भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि इन पैकेट में उन सभी विधायकों, भाइयों और बहनों की तस्वीर होगी जो इस सैनिटरी पैड वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं। अब मामला यह हो गया कि इस पैकेट के ऊपर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की प्रोमिनेंट फोटो लगी हुई है, और ये लगा हुआ है माई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना। 2,500 रुपए महीने इस पे लिखा हुआ है, जो पैकेट है सैनिटरी पैड्स का, उसके ऊपर, और इन लोगों की फोटो लगी हुई। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हल्ला मचा दिया है, और उन्होंने कहा कि भाई ये इस पर राजनीति शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड पर बताइए, इन लोगों का नाम है, ये तो महिलाओं का अपमान है। इस टाइप की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई। लेकिन सवाल एक सवाल, ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को बाकी जो राजनीतिक तौर तरीके ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनसे जरा ऊपर उठ के सोचना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये हो सकता है कि नीचे के लेवल पर नेता लोगों ने किया, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सैनिटरी पैड बांटने की बात कर रहे हैं, माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई और, सोनिया गांधी, किसी की फोटो लगा के देते हैं, सैनिटरी पैड देते हैं, इससे क्या मतलब है? ये तो दरअसल उसी तरह का हो गया जैसे भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करने वाली थी, या जैसे कोविड के जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स थे उन पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया गया था। ये कुछ उसी, या जो राशन के वो जाते हैं उन पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, या जैसे यूरिया की बोरी होती है उसमें लिखा होता है कि साहब कितना पैसा सरकार दे रही है सब्सिडी के तौर पर। मतलब एक एहसान जताने वाली बात क्यों होनी चाहिए? इस पर कांग्रेस या सभी दलों को सोचना चाहिए। दरअसल ये राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इससे बहुत साफ दिखता है कि आप कहीं ना कहीं एहसान करने के मूड में हैं कि देखो ये नेता हैं, ये नेता आप पर एहसान कर रहे हैं। राजनीति, जैसा कहा जाता है कि एहसान की चीज नहीं है, और डेमोक्रेसी में दरअसल क्या है, जो लोग राजनीति करते हैं उनको जनता, जो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो वोट है, वोट के जरिए हम अपने कर्तव्य इन प्रतिनिधियों को ट्रांसफर करते हैं, और उनसे ये उम्मीद होती है कि वो उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे। जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा अगर नहीं करेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। एक बात। दूसरी बात, चूंकि वो हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमने चुन करके उन्हें भेजा है,
इसलिए उनकी रोजी रोटी, खाने पीने सबका इंतजाम भी हम कर देते हैं। जो हमारे टैक्स के पैसे से उनको भत्ते के तौर पर, ड्राइवर के तौर पर, फोन के तौर पर, ऑफिस के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर और वेतन के तौर पर मिलता है। तो ये जो तरीका, ये जिस तरह से डेमोक्रेसी में ये चीजें हैं, ऐसे में आप जब कोई चीज जनता के लिए करते हैं, भले आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी तो जनता के ही पैसे से चलती है, वो किसी और के पैसे से नहीं चलती। तो ऐसे जनता के पैसे से चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जनता के पैसे से पलने वाले जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग, ये सारे लोग कोई एहसान नहीं करते हैं अगर कोई जन कल्याण की योजना शुरू करते हैं। ये हमारे पैसे से ही शुरू की गई हमारे लिए योजना है और ये वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमने उनको वोट दिया है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और हमें लगता है, दरअसल हम में से बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे पत्रकार कि ये कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कर दिया, ये तो इन्होंने किया, ये इन्होंने दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं, किसी ने नहीं दे दिया। जिस काम के लिए उनको भेजा गया, वोट दिया गया, वही काम कर रहे हैं। उसके उल्टा काम करेंगे तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बात है जिसे सबको समझनी चाहिए। चलिए, तो एक ये बात होगी। अब आते हैं बिहार पे ही, चूंकि बिहार की हम लोग बात कर रहे थे, तो बिहार पे ही एक और जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो पोल रोल्स का चल रहा है, जो वोटिंग लिस्ट का चल रहा है, उसकी जो अभी जो खबर आई है, वो खबर ये है कि 1 करोड़ लोग पहले राउंड में अपने घर पर नहीं मिले हैं। ये नवभारत टाइम्स में खबर छपी हुई है, पेज नंबर 17 पर, दिल्ली का नवभारत टाइम्स। बिहार 1 करोड़ वोटर घर नहीं मिले। चुनाव आयोग के डोर टू डोर कार्यक्रम का पहला चरण पूरा, और पहले चरण में आप सोचिए कि 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ वोटर घर पर नहीं मिले हैं। ये 1 करोड़ वोटर कौन लोग हो सकते हैं? ये 1 करोड़ वोटर क्या वो लोग हैं जो रोजी रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं? और क्या ये लोग आ पाएंगे? अगर ये लोग 25 जुलाई तक नहीं मिलेंगे, आज 5 जुलाई, 20 दिन बचे हुए हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो इनके नाम सबसे पहले तो ये मान करके चलिए कि ये नाम उससे गायब, लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ये जो इन्होंने बताया है कि 24 जून 2025 तक वोटर लिस्ट में दर्ज 7 करोड़ 89,69,844 वोटरों में से 6 करोड़ 86,17,932 वोटर ही अपने घरों पर मिले। इसका मतलब है कि करीब 1 करोड़ से अधिक वोटर अपने घर पर नहीं मिले। चुनाव आयोग का कहना है कुछ वोटरों के घर बंद मिले, कुछ की मौत हो चुकी है, कई कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। आयोग का कहना है कि अभी बीएलओ बिहार के सभी 7 करोड़ 90 लाख वोटरों के घरों पर 2-2 बार और जाएंगे। इस दौरान पहले दौर में नहीं मिले जितने भी वोटर मिल जाएंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एनुमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे। फिर भी कोई नहीं मिला तो उसे फॉर्म नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने बताया कि अभी तक 38 लाख से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये जो है, और जो आशंका जताई जा रही है दरअसल कि ढेर सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वो इसी की, इसका पहला उदाहरण सामने मिल गया कि पहले चरण में ही आपके करीब 1 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए या वो घर पर नहीं मिले। अब ये लोग क्या इस दौरान आ पाएंगे? मान लीजिए बाहर रहते हैं, तो क्या ये आ पाएंगे? आ पाएंगे तो क्या जितना समय इनको चाहिए उतना समय वो दे पाएंगे इन चीजों को जुटाने के लिए? और इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर एक जो कल भी खबर लगाई थी कैसे प्रॉब्लम हो रही है, आज एक खबर लगी हुई है, द 11 डॉक्यूमेंट्स ईसी लिस्ट, व्हाई टू गेट इवन वन इज इजियर सेड देन डन। मतलब जो कहा जा रहा है, जो 11 डॉक्यूमेंट की बात की गई, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इनको हासिल करना इट्स इजियर सेड देन डन, यानी ये कहना बड़ा आसान है कि इनको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे देन ये एक मतलब एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होगा।
ये कहना, ये खबर है हरिकृष्ण शर्मा, दीप्तिमन तिवारी और निखिल घानेकर की। इसमें इन्होंने जो जो बात कही है, दरअसल हाउ गिवन द सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ बिहार, द नेचर ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स फ्रेम्स द चैलेंज। और एक और स्टोरी लगी है, ऑन द ग्राउंड ईसी रोल रिवीजन रिवाइव्स ओल्ड घोस्ट एंड सम न्यू इन दरभंगा, सम माइनॉरिटीज सी इट एज एनआरसी थ्रू बैकडोर, मेनी इन ईवीसीज स्क्रैम्बल फॉर पेपर्स एंड क्लैरिटी। तो जो आशंका जताई जा रही थी वही आशंका जमीन पर दिखाई दे रही है। और जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात है, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर देखें, इस पर एक डिटेल स्टोरी इन्होंने की है इंडियन एक्सप्रेस ने। तो पहला डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया जिसका डिटेल दिया, वो डॉक्यूमेंट है एनी आइडेंटिटी कार्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी जनरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। As per Bihar Caste Survey 2022, around 20.49 lakh people in the state were in government services. This is only 1.57% of the state population. तो एक तो आप सीधे समझ लीजिए इससे बहुत ज्यादा लोगों को लाभ होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो है एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU prior to 1st July 1987. This also includes proof of employment even in local government, no data available. And third है birth certificate issued by competent authority. Birth certificates are issued by the local registrar of births and deaths, appointed by the state government under Registration of Births and Deaths Act 1969. In rural areas, the process involves Panchayat Secretary, Block Development Officer, and Primary Health Center Medical Officer. In urban areas, it is done by Municipal Corporation and Councils. As per rules, the time taken to issue a birth certificate varies from a few days if reported to a protracted process involving an affidavit, and in case of delays, even an order from a first-class magistrate. Bihar has a poor record in this. पासपोर्ट तो सिर्फ बिहार में 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। मैट्रिकुलेशन एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट 14.71% लोग जो है कास्ट सेंसस के हिसाब से कक्षा 10 पास हैं। और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, तो इसमें जो है ये लेने में कम से कम, जैसे referred to as domicile certificate, this certifies that the applicant is permanent resident for at least 15 years. To apply for one, the applicant needs Aadhaar, ration, voter ID, matriculation certificate and affidavit of permanent residence. Form needs to be submitted to BDO or executive magistrate, takes up to 15 days. Verification of papers can delay process. And then forest rights certificate. ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां पर वो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। OBC, SC, ST or any caste certificate issued by the competent authority. As per the Bihar Caste Survey 2022 report, Bihar's total population stood at 13.07 crore in 2022. Of this, OBC were 3.54 crores, EBC 4.70 crores, SCs 2.6 crores, STs 22 lakhs. However, there is no data available about the number of people from these communities who got their certificate. And 9th है National Register of Citizens, not applicable to Bihar. And 10th है Family Register prepared by state local authorities. ये भी एक थोड़ा टेढ़ा काम है. And then any land house allotment certificate by government. यहाँ ये बताया गया है स्टोरी में, majority of Bihar voters lack land related documents, as the proportion of families who own land is very low in the state. As per socio-economic caste census 2011, 65.58% of the 1.78 crore rural households in Bihar did not own any land. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम ये होने जा रहा है, कितने लोग इससे बाहर हो जाएंगे। जिस तरह की चीजें हैं उसमें इससे बाहर होने वाले हैं। तो ये एक अब देखना है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज
किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के जाती हैं, लेकिन इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि भले प्रधानमंत्री विदेशों में जा कर के लोकतंत्र की दुहाई देते हों और बोलते हों कि सबके विचार और सब सारे पक्षों और सहमतियों को सम्मान और इन सब का देने का नाम लोकतंत्र है, वो हमारे खून में बसा हुआ है, लेकिन वो खून में बसा हुआ जरूर है, लेकिन उस खून को बदलने की कोशिश उनकी ही सरकार, उनकी सरकार के रहते देश की संस्थाएं इस देश में कर रही हैं। ये बात भी उतनी ही सही है। तो नेक्स्ट जो खबर है वो एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जब जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने उठानी शुरू की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से प्रॉब्लम में आई और 24 के चुनाव में जिस तरह से उसका असर दिखाई दिया, और बिहार में जब ये लगने लगा कि यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से इसका असर हो सकता है, तो जब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी से और उनकी कैबिनेट से, अपने रक्षा मंत्री से, कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बुला करके और जाति जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से ये उस समय बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों में और सोशल मीडिया पर ढेर सारे पत्रकार, विश्लेषक ये कहने लगे थे कि ये राहुल गांधी के हाथ से, विपक्ष के हाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा छीन लिया है, ये नैरेटिव छीन लिया है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया। और अब जो चीजें सामने आ रही हैं उनसे ये लग रहा है ये मात्र लीपापोती होने वाली है, कोई जाति गणना में। और उसकी बड़ी वजह, जैसे मैं तो कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो अपर कास्ट उसका सपोर्ट बेस है उसको नाराज करके नहीं चल सकती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो कोर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो जिस तरफ चीजों को ले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो समानता की बात नहीं करते हैं, समरसता की बात करते हैं, वो बराबरी की बात नहीं करते हैं, समरस समाज की बात करते हैं, बराबर समाज की बात नहीं करते हैं कि जहां पर इक्वलिटी हो, इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनुस्मृति की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के पक्षधर हैं, और वो व्यवस्था बराबरी की पर आधारित नहीं है। वो व्यवस्था इस बात पर आधारित है जो हायरार्की समाज में बनी हुई है, जिसकी जो चीजें तय की मनुस्मृति में तय हैं, उनके हिसाब से सब लोग अपने को एडजस्ट कर लें और मिलजुल करके रहें, वो काम करते रहें, उस रोल में अपने को खुश रखें। यही समरसता है, और इसी की बात आरएसएस करता है कि समरस समाज बनाना है। तो पहली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जब कि सामाजिक न्याय के मामले में, सामाजिक बराबरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से अंबेडकर और संविधान में जो बातें कही गई हैं उनके साथ नहीं है। और ये बात तब से चली आ रही, जब से संविधान लागू हुआ तब से आरएसएस इसका विरोध कर रहा है। उस समय गुरु गोलवलकर ने भी कहा था कि ये संविधान है क्या, इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, तभी रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा था इसमें मनुस्मृति की कोई बात ही नहीं है, बिना मनुस्मृति के कोई संविधान कैसे भारत में हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब एक खबर लगी हुई है, ये खबर है दैनिक भास्कर। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताती है कि जाति जनगणना का जो झुंझुना हाथ में लेकर के बजाया भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, वो मात्र झुंझुना ही है। ये खबर छपी हुई है बिहार, ये दैनिक भास्कर में पेज नंबर 9 पर, जो रांची का संस्करण है उसमें। इसमें इन्होंने बताया है कि बिहार समेत देश में होने वाली जनगणना में आम लोगों से केंद्र सरकार 35 सवाल पूछेगी। दरअसल पहले 33 सवाल पूछती थी, इस बार 35 सवाल पूछेगी। और जो 33 पूछती थी, जो 2019-20 में जो तैयारी की गई थी जनगणना की 21 के लिए, जो कोविड के चलते रुक गई थी, उसमें 33 सवाल थे।
और इनमें 2 नए सवाल जोड़ दिए गए हैं, एक जाति पूछी गई, एक उपजाति पूछी गई। ये जानकारी मांगी गई है। इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा, अभी लिया नहीं गया है, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें यह है, ऐसा इस अखबार का कहना है। इसको लेकर 3-4 जुलाई को नई दिल्ली स्थित जनगणना भवन में बैठक हुई। सभी राज्यों के सेंसस नोडल अफसर शामिल हुए और सभी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई, क्योंकि 1 मार्च 2027 से काम शुरू करने के लिए 6 माह पहले हाउस लिस्ट बनाने का काम होगा। अब सवाल ये कि जो 2 सवाल जोड़े गए वो सवाल क्या है और क्या उससे जाति जनगणना हो जाएगी और जो पर्पज है वो पर्पज पूरा हो जाएगा। दरअसल जैसे ये मैं आपको बताता हूं, ये सवाल जो है वो ये है कि आपका नाम, मुखिया से संबंध, मुखिया मतलब परिवार के मुखिया से, लिंग, जन्मतिथि और आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कौन है उसे टिक करना, विकलांगता, मातृभाषा, अन्य ज्ञात भाषा, साक्षरता की स्थिति, उपस्थिति की स्थिति, प्राप्त उच्चतम शैक्षिक स्तर, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार व सेवाओं की प्रकृति, श्रमिकों का वर्ग, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध। इस तरह से करके 35 सवाल हैं, जिसमें 33 नंबर पर है जाति की जानकारी और 34 नंबर पर है उपजाति की जानकारी और 35 नंबर पर है जनधन योजना, यानी जनधन योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जाति की जानकारी, इस देश जो 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो किस आधार पर जारी नहीं हो पाया था, उसको लेकर के क्या गड़बड़ियां, क्या बातें कही गई थी। एक तो ये कहा गया था कि उस दौरान इतनी ज्यादा जातियां, उपजातियों के नाम आ गए, किसी ने अपना गोत्र, एक ही जाति के लोग अलग अलग गोत्र लिखवा दिए तो अलग जाति हो गई, उपजातियों के नाम पर वो लिखवा दिए, ऐसे इतना कि वो इनुमरेबल था ही नहीं, इनइनुमरेबल। तो ऐसे में उसको टेबुलेशन कर पाना संभव नहीं था। क्या ये जो इस तरह से मांगा जाएगा कि आपसे कहा जाए कि आपकी जाति क्या है ये लिख दीजिए और आपकी उपजाति क्या है ये लिख दीजिए, जैसे मैं मान लो हूं तो मेरी जाति क्या लिखना है, ब्राह्मण लिख देना है, उपजाति तिवारी लिख देना है। अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तिवारी, त्रिपाठी, ये 2 अलग अलग तरह के वो हुए। तिवाड़ी, ये और तिवारी, तो तिवारी, तिवाड़ी, तिवाड़ी और त्रिपाठी, इतने तरह के सरनेम इस्तेमाल होते हैं। अब ये अगर अलग अलग लिखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यादव जाति आई तो यादव में आपने यादव लिख दिया, यादव के बाद फिर आपके जो सरनेम उपजातियां हैं उनको अगर राय लिखा आपने कहीं और, कोई और लिखता है, कोई यदुवंशी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, अगर ऐसे करके तो ये तो ऐसा रायता फैलेगा जिसे सरकार समेट, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं समेट पाएगा। करना यह चाहिए था सरकार को, अगर वो गंभीर है तो उसे ये करना चाहिए था, राज्यों से इन जातियों, उपजातियों की सूची मंगानी जानी चाहिए थी और उन राज्यों के लिए जो फॉर्मेट तैयार होने हैं उनमें इन जातियों को ऑप्शन देने की जरूरत थी कि अगर आप मान लीजिए कि आप, और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी ये गवर्नमेंट को देखना था, ये विद्वानों को देखना था जो वहां बैठे हुए, कि कैसे फॉर्मेट तैयार हो जिसमें इसकी गणना हो सके। अगर ये गणना इस तरह से नहीं हो पाती है, और दूसरी बात क्या होगी कि एक ही जाति के लोग जो मान लीजिए नाविक समुदाय से हैं, जो मान लीजिए कि जो ये मल्लाह समुदाय के हैं, वही मल्लाह जाति के सरनेम जो है वो बिहार में अलग हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, झारखंड में अलग हैं, उड़ीसा में अलग हैं, छत्तीसगढ़ में अलग हैं, तो ये सारे अलग अलग आ जाएंगे जबकि हैं एक ही। तो ये शायद इसलिए किया जा रहा है, इतने हल्के से इसलिए इसे डाला गया है जिससे कि समय आने पर इन चीजों की लीपापोती की जा सके। नहीं तो अगर सरकार इसको लेकर के गंभीर थी तो इस पर काम करना चाहिए था
और एक कोई ऐसा फॉर्मेट, ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिए था जिससे कि इन कैटेगरीज के लोगों की सही सही गिनती हो सके और उस गिनती का इस्तेमाल तमाम जानकारियां निकालने में, एनालाइज करने में हो सके। अगर ये काम नहीं हो सकता है तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर थी जो आपको अखबारों में बहुत जगह नहीं मिलेगी। अब इसके बाद अब आते हैं कि एक तो मोदी जी बिहार की बात से चुप कर रहे थे, तो ये बात कर ले कि मोदी जी 18 तारीख को मोतिहारी आने वाले हैं और अगले चुनाव की घोषणा से पहले तक, यानी अगर 30 सितंबर के बाद या 3 सितंबर के आसपास चुनाव की घोषणा होनी है तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 सभाएं बिहार में करने वाले हैं। इस तरह की खबरें अखबारों में जहां तहां छपी हुई। तो और 18 तारीख को वो मोतिहारी, शुरुआत 18 तारीख को हो रही है, अभी वो 8 तारीख को या 9 तारीख को लौटेंगे और उसके बाद या 10 तारीख को लौटेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 8 को लौटेंगे शायद। उसके बाद वो उनका जो शुरुआत होगी वो बिहार में मोतिहारी में 18 तारीख से होगी। अब जरा बात कर लेते हैं ट्रेड डील की, जो दुनिया भर में जिसकी चर्चा है। बहुत सारे देश मुश्किल में हैं, अपना देश भी मुश्किल में है और आज जो खबरें अखबार में आई हुई हैं उन खबरों से अगर कोई नतीजा निकाला जाए या ये कहा जाए कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो इकोनॉमिक टाइम्स पे जो खबर छपी है 5 days ahead ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डेडलाइन, जो 9 जुलाई की डेडलाइन है, तो 2 खबरें छपी हुई हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। पहली खबर है, ट्रंप ने कहा है 10-12 कंट्रीज को जो है टैरिफ लेटर्स पहुंच जाएंगे और उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा है नो ट्रेड डील अंडर प्रेशर ऑफ डेडलाइन। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने ये कहा कि जो डील जो भी होनी है दैट शुड बी विन विन एग्रीमेंट। हमारा फोकस हमेशा फेयरनेस पर है। अगर इसमें हम नुकसान में रहते हैं तो हम ऐसी डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे और आगे देखेंगे कितने, मतलब इस पर बात करते रहेंगे और देखा जाएगा जो होगा। इससे एक बात बहुत साफ है कि कुछ ऐसी चीज पर मामला फंस रहा है, खासतौर पे एग्रीकल्चर के मामले में, जहां पर सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने झुके। ये एक दरअसल इंपॉर्टेंट बात मैं जो समझ पा रहा हूं वो है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या ये ट्रेड डील, क्या भारत सरकार या भारत में जो लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं, जो वार्ताकार हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर ये दबाव बना पाएंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं बहुत सारी बेजा मांग है और उन मांगों पर उनको एक तरह से उनको अड़ना नहीं चाहिए। ये बना पाएंगे। अब ये जो भारत का जो वार्ताकार दल है वो कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। डील नॉट कंटिजेंट ऑन एनी डेट, यूएस अनविलिंग टू बज ऑन स्टील। और इसमें the India-US interim trade deal remains elusive with less than a week to go before July 9 reciprocal tariff pass runs out. Indian negotiators returned Friday, a government official said, adding that the negotiations are not contingent on any specific date and that both countries will sign a deal only if it is mutually beneficial. So India is not going to face Vietnam-type tariffs as India is not involved in rerouting third country goods. Labor and service are not under discussion, officials said. We are focusing on areas where we have a competitive edge. Despite the tariffs, production in the US could be challenged. तो ये इस तरह की कई सारी चीजें हैं। इससे
एक चीज, दरअसल जो वियतनाम की डील है उसमें यह हुआ है कि वियतनाम के लिए 20% का टैरिफ तय हुआ है, और वियतनाम के जरिए जो थर्ड देश से आने वाली चीजों की रूटिंग होती है उनके लिए 40% का है। अब ऐसे में दो तीन तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो वेस्टर्न मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इससे चाइना बहुत मुश्किल में फंस गया है और चाइना पर दबाव बनाने का काम इस जो वियतनाम का जो डील है उसके जरिए हो गया है, और ये एक संकेत है कि आसियान कंट्रीज के साथ किस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि आसियान कंट्रीज का इस्तेमाल इस तरह से चाइना करता है। बट एक और फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे समझने की जरूरत है। जो जो चाइनीज अखबार हैं उनका, उन्होंने, और खासतौर पे हांगकांग के अखबार, उनका कहना है कि इससे राहत है उन लोगों में जिन लोगों ने, जो चाइना के लोग हैं जिन्होंने अपनी जो एसएमएसई चला, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, एसएमएसई अपने यहाँ के हिसाब से कहें, तो जिन्होंने, जब ट्रंप सरकार के समय पहले और बाइडेन के समय टैरिफ वाला मामला शुरू हुआ था, चीन के लिए दिक्कतें शुरू हुई थी, तो कई सारे ऐसे इंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट कर ली आसियान कंट्रीज में, वियतनाम में शिफ्ट कर ली, और उसके चलते वो वियतनाम से एक्सपोर्ट करने लगे। चूंकि उनकी पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी और वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, तो अब वो चाइना की जगह वियतनाम से करने लगे। उन लोगों का, ढेर सारे लोगों के इंटरव्यूज अखबारों में छपे हुए हैं, उनसे बातचीत छपी हुई है, नाम नहीं है, बट नाम इसलिए नहीं है जिसमें वो आइडेंटिफाई ना हो, ऐसा कहना है अखबार का। लेकिन ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो हांगकांग का अखबार है उसमें छपी हुई स्टोरीज के हिसाब से वहां के जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत राहत की सांस ली है, और उनको लगता है ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा हो गया है। एक तो ये कि 40% का जो वो है, तो पहली बात तो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी वहीं पर है तो उनको 20% ही देना पड़ेगा। अगर चाइना में होता तो वो 46% के आसपास था या 36% के आसपास, और 10% बेस, तो 45-46 जो भी है। तो एक तो वो फायदे में वहां दिखाई दे रहा, उनको लग रहा है कि जो भी हुआ ठीक हुआ, हम फायदे में। दूसरी बात कि जो आप चाइना से ला करके जो वहां से मतलब रूटिंग करते थे उसमें भी 40% का टैरिफ है, जबकि चाइना से अगर आप भेजेंगे तो वो 46%, तो 6% वहां की भी एक फायदे की चीज है। इसको भी चाइनीज मीडिया गिना रहा है। अब दोनों में क्या सही, मैं तो देखिए इस तरह से देखता हूं, जो टैरिफ आप लगाते हैं, मान लीजिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अमेरिका जो अपनी मार्केट में टैरिफ लगाएगा उसका भुगतान वहां के लोगों को ही करना होगा, वो भुगतान कोई चाइना के लोग नहीं करेंगे। चाइना अपनी मार्केट में जो टैरिफ लगाएगा उसका भुगतान चाइना के लोगों को करना होगा। ऐसे ही आप वियतनाम के सामानों पर अगर टैरिफ लगाते हैं तो उसका भुगतान अमेरिका के लोगों को करना होगा, और अगर कुछ सामान ऐसे हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता तो फिर वो चीजें महंगी होंगी और आपके यहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये देख, और यही वजह है कि आप देखिए, आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सोचते हैं इस तरह से कि चाइना ने यूएस पे टैरिफ कम क्यों रखा, क्योंकि वो अपनी मार्केट में उन सामानों के लिए स्पेस रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके नागरिकों को ज्यादा पैसा देना पड़े, इसलिए उसने उस लेवल का टैरिफ नहीं रखा जो चाइनीज सामानों पर अमेरिका ने रखा है। और अमेरिका ने जो टैरिफ रखा है और चाइनीज सामान इस तरह की, जैसे अभी कल 4 जुलाई था अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, अगली बार जब 4 जुलाई आएगा तो अमेरिका 250वीं स्वतंत्रता दिवस की 250वीं सालगिरह मना रहा होगा, स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह मना रहा होगा, और उस समय जितनी भी आतिशबाजी कल अमेरिका में हुई है उससे कई गुना ज्यादा आतिशबाजी 4 जुलाई 2026 को होगी। 4 जुलाई 2026 को जो आतिशबाजी होगी, आप इससे अनुमान लगाइए कि अमेरिका में ये जो आतिशबाजी के सामान है ये बिल्कुल नहीं बनते। 97% चाइना से आता है। तो अगले साल आतिशबाजी अमेरिका के लोगों को अपना स्वतंत्रता दिवस 250वीं सालगिरह
मनाना कितनी महंगी पड़ने वाला है, ये समझ लीजिए, इस बात से समझिए। तो ये चीजें चल रही। अब क्या है कि जिस तरह से चीजें डिरेल होती दिखाई दे रही हैं, इसमें पिछले दिनों का अगर आप देखें, हमने बहुत सारे इस तरह के डिस्कशंस किए हैं, डिबेट्स किए हैं, बहुत से जैसे डॉक्टर प्रकाश रे के साथ, संजय कुमार के साथ, जिनमें ये जानकारी बहुत साफ तौर पर निकल के आई कि भारत कैसे जो पूरा एक नैरेटिव भारत को लेकर के, जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर के जिस तरह की चीजें दिखाई देती थी, भारत जितना मजबूत दिखाई देता था, एकदम से वो सारी चीजें गायब होती हुई दिखाई दी और भारत कोई साथ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इस तरह की चीजें दिखाई देने लगी। अभिषेक तिवारी कह रहे हैं सर आपने नकारात्मक क्यों है? नकारात्मक नहीं हूं, दिक्कत यह है जबरदस्ती धनात्मक बने से रहने से क्या फायदा, वो तो वैसे ही होगा। फिर आप कहेंगे कि साहब जब आप जीत रहे थे, भारत सरकार जब जीत रही थी तो उन्होंने पीओके क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लगातार कह रहे थे पीओके, बस 4 दिन की लड़ाई में पीओके ले लेंगे। 4 दिन की लड़ाई हुई, क्या ले लिया? तो धनात्मक बने रहने से कोई फायदा नहीं। जो फैक्चुअल है, जो चीजें हैं, उनको स्वीकार करिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जिस दिन गुब्बारा फूटेगा तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा कि आपके इदारे भी मारे गए, आपके जेट गिराए गए, आपको सीजफायर आपने किया और आप ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत आगे थे और सीजफायर की शर्तें भी नहीं पता क्या हुई। जो शर्तें अमेरिका बता रहा है कि बातचीत करेंगे, कश्मीर पर ये होगा वो होगा, और उन पर उनका हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। उस दिशा में बढ़ने का इससे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के आने का रास्ता साफ कर दिया गया, उनको वीजा की बात साफ कर दी गई। यही चीज अगर साल भर पहले होती तो शायद नहीं था। तो इसका इस संकेत तो है, कुछ संकेत तो मिल रहे हैं। तो नकारात्मक नहीं है, फैक्चुअल चीजों पर बात कर रहे हैं। तो जो बात हो रही थी, अब ऐसे में दरअसल मेरा अपना मानना है कि जो इस समय की जो जियो पॉलिटिक्स है और जो ऐतिहासिक शिफ्ट, जो पावर इक्वेशंस जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन चल रहा है, उस ट्रांजिशन में स्वाभाविक तौर पर भारत को जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ खड़े होना दिखना चाहिए था, सिर्फ बयानबाजी नहीं। लेकिन हुआ ये कि हम बयानबाजी तो करते रहे, ग्लोबल साउथ के साथ है, ग्लोबल साउथ के साथ है, लेकिन हम वेस्ट के साथ खड़े होते दिखाई दिए, उनके हितों के पोषक के तौर पर खड़े रहे और ये चीजें खुल करके सामने आ गई। हम जो बात जैसे जैसे जो जिस तरह से एशिया में चीजें शिफ्ट हो रही हैं, उस पूरे गेम में हम कहां हैं? क्या हम एशिया में चीजें शिफ्ट हो रही हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है, उसमें क्या हमारी इक्विटी भी है, या हम उसको शिफ्ट नहीं होने देने वाले ग्रुप के साथ खड़े? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दरअसल मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूं कि यहां अमेरिका में सारी चीजें इस साल 2025 को ले तो अमेरिका पर जितना हम भरोसा करते थे, अमेरिका से जितना उम्मीद करते थे, उन सारी उम्मीदों पर अमेरिका ने पोछा लगा दिया है, घड़ों पानी डाल दिया है। ट्रंप, जो जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांगने तक गए थे 2019 में, वो ट्रंप माय डियर फ्रेंड कह कह करके और पूरी तरह से पलीता लगाया। क्वाड की मीटिंग अभी पिछले दिनों हुई जिसमें हमारे विदेश मंत्री थे। क्वाड में भी चारों देशों ने, किसी ने और सबने अपने वो कर लिए कि भाई किसी ने बचा लिया, किसी ने चाइना का नाम नहीं लिया क्योंकि उसमें जापान के इंटरेस्ट थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट था, इसलिए चाइना का नाम नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट था? पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। वहां तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान में इंटरेस्ट सिर्फ अमेरिका का था और अमेरिका ने वो नाम नहीं आने दिया। बाद में ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहिए कि साहब ऐसा 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 ऐसा, हमने ये बात कह दी, वो बात कह दी। एससीओ में भी आपको आप नहीं ला पाए। तो अब अमेरिकन ब्लॉक की और यूरोप की हालत दरअसल ये है, और अमेरिका की भी हालत ये है, इस समय यूरोप बहुत तेजी से ढलान की तरफ है। और अमेरिका की स्थिति इस बात से समझिए, उसने यूक्रेन को मिसाइल देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसे डर है कि अगर ईरान या मिडिल ईस्ट कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई तो उसका मिसाइलें कहां से आएंगी अगर वो यूक्रेन को दे देंगे।
और इसकी वजह यह है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स और ये सारी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं वो चाइना ने उस पर रोक लगा रखी है, वो चाइना की तरफ से। तो अमेरिका, आप सोचिए कि अमेरिका किस मुश्किल में फंसा हुआ है। यूरोप, इनके लूट का माल जो इन्होंने अफ्रीका और एशिया को लूट करके बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाई, बड़े बड़े शहर बनाए, बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो लूट का माल खत्म हो गया और एशिया और अफ्रीका ने इनकार कर दिया कि अब हम अपने को लूटने नहीं देंगे। तो इनके लिए दिक्कत शुरू हो गई। ऐसे में और ये सब चीजों के चलते जो एक पूरा पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एशिया में जो शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो आसियान हो, चाइना हो, इंडिया हो, या इवन ईरान भी, ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पे खड़ा हो गया है ये 12 दिन की लड़ाई के बाद, और लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, ये सारी चीजें। और इस इलाके में यूरेशिया को अगर देखें तो रशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ एशिया को अभी नहीं उस तरह से, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया का एक हिस्सा, ये सारा जो पूरा इलाका है, इंक्लूडिंग चाइना को मिला लें इसमें, और अगर हम ईस्ट एशिया को भी मिला लें जिसमें ताइवान और कोरिया और जापान ये सब आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी मोटे तौर पर आ जाता है। तो ये देखें आप, तो आप देखें किस तरह से ये पूरा इलाका, ये पूरा लैंडमास जो है, ये कैसे हर चीज में वेस्ट को टक्कर दे रहा है और हम इसके साथ नहीं खड़े। खैर, जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, एक खबर और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये है कि जयशंकर लौट के आने के बाद एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक है, उसके लिए वो चाइना जाने वाले हैं। और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जयशंकर ये पहलगाम की घटना के बाद पहली बार चाइना जाएंगे, पहली बार वो चाइना जा रहे हैं। तो इससे भी अंदाजा लगाइए कि कहीं ना, और अभी राजनाथ सिंह गए थे, ये बात तो सही है कि राजनाथ सिंह के यात्रा से कोई ऐसा खास फायदा भारत को नहीं हुआ। ये नहीं दिखा कि एससीओ में उसको कोई सपोर्ट मिला हो, एससीओ में अलग थलग ही दिखाई दिया। लेकिन कोशिशें अब इस तरह की चल रही हैं जिसमें चाइना से थोड़ा जो बिगाड़ हुआ था वो बिगाड़ ठीक हो जाए। और ये कोशिशें करीब 1.5 साल से चल रही, जब से कजान वाला ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था तब से चल रही हैं। लेकिन बीच में ट्रंप के जीत जाने के बाद से थोड़ा ऐसा लगा था कि भारत ने वो कोशिशें बंद कर दी, और बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया और उसमें बहुत साफ दिखाई दिया भारत अलग थलग पड़ गया, दुनिया में अलग थलग पड़ गया, कोई भारत के साथ खड़ा होने वाला नहीं था। तो अब जो चीजें, जैसे दलाई लामा वाले इशू पर भी, दलाई लामा कल घोषणा करने वाले हैं अपने उत्तराधिकारी की, जिसमें ये लग रहा था भारत सरकार दलाई लामा का पक्ष लेगी और दलाई लामा के साथ खड़े होगी चीन पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन सवाल वही है, चीन पर दबाव किस बात के लिए? चीन पर दबाव, चीन क्या, कौन सी चीज हमारे पास दबी हुई है जिससे हम इस पर दबाव बनाएंगे तो चीन चिरकेगा और वो हमारी बात मानने को मजबूर होगा? वो कौन सी चीज है भाई? मेरी समझ में नहीं, आपकी समझ में आ रही हो तो बताइए। तो खैर, तो भारत सरकार ने एक अच्छा काम ये किया है, ये कहा है कि ये जो दलाई लामा का मामला है, ये मामला धार्मिक मामला है और भारत सरकार धार्मिक मामलों में बीच में नहीं पड़ती है, उसका कोई स्टैंड नहीं, जो भी वो लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। चाइना का इस पे स्टैंड था कि चाइनीज नियम कानूनों से और गोल्डन अर्न के जरिए ही दलाई लामा होगा। पंचेन लामा के मामले में उन्होंने ऐसा किया था और एक पैरेलल अपना चुन दिया था। तो एक तरह से भारत की सरकार ने यह मैसेज दिया है कि हम इस मतलब चाइना को एक मैसेज है कि देखिए दलाई लामा वाले मसले में हम नहीं पड़ रहे हैं कहीं। भले वहां पर 2 मंत्री जाने की बात थी, कल जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कह दिया गया है, India on Friday said it had taken no position on what was an issue concerning faith and religion. और Government of India does not take any position or speak on matters concerning beliefs and practices of faith and religion.
ये रणधीर जायसवाल ने कल वीकली जो ब्रीफिंग होती है उसमें कहा। और दूसरी खबर ये है कि 13 तारीख को जयशंकर एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में शामिल होने के लिए वहां जाने वाले हैं, और उसके बाद वांग यी इंडिया आने वाले हैं। और इन सब चीजों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं भारत अपने जो अभी अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे कि अमेरिका पर दबाव बन सके, और साथ ही एक अल्टरनेट जिस डायरेक्शन की बात हो रही है उस डायरेक्शन में चीजें जा सके। अब देखिए क्या होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि चाइना ने तो भारत को बुरी तरह से घेर दिया है। आप देखिए कि साउथ एशिया में भारत के पास, भारत लीडर माना जाता है यहाँ एक छत्र राज्य, कि भाई इस तरह से यहाँ की ज्योग्राफी है कि साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश एक दूसरे देश में नहीं जा सकते बिना भारत क्रॉस किए हुए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसका फायदा भारत को मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिस तरह से भारत ने सबसे बिगाड़ लिया, श्रीलंका चाइना के साथ उसका अच्छा है, बांग्लादेश हमारे साथ अच्छा नहीं है, पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड चाइना का, नेपाल चाइना की तरफ झुका हुआ, भूटान डोल्ड्रम्स में है और चाइना की तरफ जाने के उसके अब मतलब उस तरह की बात नहीं रह गई। पहले जो इंडिया के साथ अलाइन रहता था पूरी तरह से, वो नहीं रह गया। तो ऐसे में भारत अपने ही घर में अलग थलग पड़ा हुआ है, और चाइना कोशिश कर रहा है कि इस इलाके में एक पूरा इस तरह का एक गठबंधन बन जाए जिसमें ये सारे देश चाइना के साथ खड़े हो जाएं, जिसे कहा जा रहा है साउथ एशिया चाइना अलायंस, या एक इंडियन ओशन करके भी वो कुछ इस तरह का बना रहे हो। ऐसे में आप देखिए कि पाकिस्तान इस इलाके की सबसे बड़ी इकोनॉमी, इंडिया को छोड़ दें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो, और जिस तरह से उसे दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे में और चाइना का सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट, यूएस का सपोर्ट, मतलब हर उसका सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में ये अगर ये कहा जाए कि उनकी इकोनॉमी सुधर जाएगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर वो इकोनॉमी सुधरनी शुरू हो जाती है, मिलिट्री पावर के तौर पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थापित हो गया है कि भाई भारत के बराबर मिलिट्री पावर पाकिस्तान के पास है, तो ऐसे में इस इलाके की लीडरशिप पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी। इस इलाका माइनस हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास आ जाएगी, और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब देखना यह है कि इन सब के बीच में क्या हमारा एस्टेब्लिशमेंट, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी जो सरकार है, वो सरकार किस तरह, किस डायरेक्शन में जाती है, ये देखने की बात है। भले अब चीजें ये हैं कि रवैया बदलना पड़ेगा। रवैया बदलने में प्रधानमंत्री की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मामला डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रहता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सब ठीक रहे, बाकी चीजें जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, अगर वो चीजें ठीक रहेंगी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ठीक रहेगी। यहाँ ये जो जिस तरह का मामला हुआ 10-11 साल में, वो ये हुआ कि सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्ले करो, और लोगों को एक इल्यूजन में रखो और वोट ले लो। अब दरअसल क्या हुआ कि वो ऑप्टिक्स का जो चकाचौंध थी, वो चकाचौंध ऑपरेशन सिंदूर की वजह से गायब हो गई। अब असलियत दिखने लगी कि नहीं, जो सोना दिख रहा था ये तो पीछे जस्ता भी नहीं है। ये कहानी हो गई। अब इस कहानी को सुधारने में अगर बहुत गंभीरता से सरकार लगेगी तो चीजें कुछ समय में चीजें लाइन पे आनी शुरू होंगी। और अगर अभी भी उसी ढर्रे पर रही और ये सोच करके
कि ऐसा करने से ये मैसेज जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि दरकेगी और लोग क्या सोचेंगे, लोग सपोर्ट कम हो जाएगा, ये अगर इन सब चीजों को सोचा गया तो देश का कबाड़ा होते जाना तय है। चलिए, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।